जब भी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और सामान्य परिवारों की बात की जाती है, टाटा परिवार का नाम हमेशा अग्रणी होता है। यह परिवार न केवल व्यापारिक रूप से बल्कि समाज सेवा और नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की नींव एक साधारण है लेकिन दूरदर्शी व्यक्ति जमशेदजी टाटा ने रखी थी। जमशेदजी टाटा का सपना था कि भारत एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बने। उन्होंने टाटा स्टील, टाटा पावर और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों की नींव रखी, जो बाद में भारतीय उद्योग के आधार स्तंभ बने। परंतु आज की कहानी उस व्यक्ति की है जिसने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और जिसने इसे वैश्विक व्यापारिक साम्राज्य में तब्दील कर दिया। उस शख्स का नाम है रतन नवल टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ, लेकिन यह जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह वह क्षण था जब एक ऐसा सितारा इस दुनिया में आया जिसने आने वाले समय में न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपनी सादगी और ईमानदारी से करोड़ों दिलों में जगह बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, रतन टाटा का बचपन उतना सरल नहीं था जितना हम सोचते हैं। जब वे केवल 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया। ये एक ऐसा वक्त था जब हर बच्चा अपने परिवार के प्यार और संरक्षण की आवश्यकता महसूस करता है। रतन टाटा भी इस कठिन दौर से गुजरे, लेकिन उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। नवाजबाई ने रतन टाटा को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए, ईमानदारी, सादगी और अपने आदर्शों के प्रति रहना। रतन टाटा के जीवन का अगला काम था उनकी शिक्षा, जो उन्हें दुनिया भर में नए विचारों और दृष्टिकोण से परिचित कराने वाली थी। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी की, लेकिन उनके जीवन की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने अमेरिका का रुख किया। वे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई करने गए। अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक अरबपति परिवार से आता है, उसे अमेरिका में पढ़ाई के दौरान अपना खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। यह शायद किसी को आश्चर्यचकित कर दे, लेकिन रतन टाटा ने यह साबित किया कि वे कठिनाइयों से नहीं डरते। उन्होंने वहां कई चुनौतियों का सामना किया और यह सीखा कि जीवन में कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। कॉर्नेल से स्नातक होने के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया, लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वे अमेरिका में बस जाएं, जहां उन्हें कई अच्छे अवसर मिल रहे थे, या अपने देश भारत लौटकर टाटा साम्राज्य को नई दिशा दें। रतन टाटा ने भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन यहां उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। ये समझने के लिए कि एक बड़े व्यापारिक घराने का नेतृत्व कैसे किया जाता है, उन्होंने टाटा ग्रुप में सबसे निचले स्तर से शुरुआत की। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर काम करना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक अरबपति का वारिस फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम करेगा? लेकिन यही वह समय था जब रतन टाटा ने जमीनी हकीकत को समझा। उन्होंने महसूस किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा हो और उनके साथ काम करे। इस अनुभव ने रतन टाटा को एक मजबूत और विनम्र के रूप में गढ़ा। हालांकि रतन टाटा समूह में एक महत्वपूर्ण स्थान पर थे, लेकिन उनके शुरुआती दिनों में उनके काम को लेकर कई सवाल उठाए गए। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी क्षमता पर संदेह किया, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने निर्णयों और कार्यों से यह साबित किया कि वे सिर्फ नाम के उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और काम से समूह को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता हासिल की है। एक समय था जब टाटा मोटर्स एक बड़े संकट से गुजर रही थी। टाटा इंडिका, जो उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लॉन्च होने के बाद असफल हो गई। उस समय रतन टाटा पर भारी दबाव था कि वे इस परियोजना को बंद कर दें, लेकिन उन्होंने इसे एक और मौका देने का फैसला किया। और फिर क्या हुआ? टाटा इंडिका ने अपनी असफलता को पीछे छोड़ते हुए भारतीय बाजार में धूम मचा दी। यह रतन टाटा के धैर्य का ही परिणाम था। रतन टाटा के संघर्षों से यह स्पष्ट था कि सफलता कभी भी रातों रात नहीं मिलती। उन्होंने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा, जिसने उन्हें और भी मजबूत और प्रेरणादायक बनाया। 1991 का वर्ष था जब भारत आर्थिक संकट के द्वार से गुजर रहा था। वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति कमजोर थी और ऐसे समय में रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान संभाली। ये जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी नहीं थी, बल्कि बेहद चुनौतीपूर्ण भी थी। उस समय तक टाटा समूह के भीतर कुछ पुराने और ताकतवर उद्योगपति थे।
जो लंबे समय से कंपनी को चला रहे थे। उन्हें रतन टाटा के युवा और आधुनिक विचारों पर संदेह था, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें कई बड़ी परियोजनाओं के नाकाम होने का सामना करना पड़ा। कंपनी के कई अनुभवी अधिकारियों ने उनके फैसलों का विरोध किया और यहां तक कि रतन टाटा की काम पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने सोचा कि यह युवा नेतृत्व टाटा साम्राज्य को नए दौर में नहीं ले जा सकेगा। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी डूब जाएगी, लेकिन रतन टाटा का धैर्य अडिग था। वे जानते थे कि उन्हें खुद को साबित करने का समय आएगा। यह वह समय था जब रतन टाटा ने अपने अंदर की क्षमता और संकल्प को पहचाना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ टाटा समूह के लिए नई योजनाएं बनाई और अपने आलोचकों को जवाब देने का निश्चय किया। पहला बड़ा जोखिम और आलोचनाओं का सामना 1998 में रतन टाटा ने एक ऐसा कदम उठाया जो उनके करियर का सबसे बड़ा जोखिम साबित हुआ, टाटा इंडिका। यह पहली पूरी तरह से भारतीय कार थी जिसे रतन टाटा ने टाटा मोटर्स के तहत लॉन्च किया था। उनका सपना था कि टाटा इंडिका भारतीय सड़कों पर देश की पहली स्वदेशी कार बने, लेकिन जब यह बाजार में आई तो न केवल यह असफल हुई बल्कि इसे लेकर चारों तरफ से आलोचना होने लगी। यहां तक कि टाटा के बोर्ड के सदस्यों ने भी सुझाव दिया कि इस परियोजना को बंद कर देना चाहिए। रतन टाटा पर जबरदस्त दबाव था। यह वह क्षण था जब कोई भी अन्य व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन रतन टाटा का संकल्प अडिग था। उन्होंने न केवल इस कार को दूसरा मौका दिया बल्कि उसकी विफलताओं को सुधारने का फैसला किया। और यही कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। दूसरी बार बाजार में उतारने के बाद टाटा इंडिका भारतीय कार उद्योग में क्रांति लेकर आई। इसने साबित कर दिया कि रतन टाटा की दूरदर्शिता और संकल्प गलत नहीं था। उन्होंने आलोचकों को गलत साबित किया और यह दिखाया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। टाटा को वैश्विक मंच पर ले जाने की चुनौती रतन टाटा की असली दूरदर्शिता तब दिखी जब उन्होंने टाटा समूह को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का निश्चय किया। सन 2000 का दशक शुरू होते ही रतन टाटा की नजरें केवल भारतीय बाजार पर नहीं थीं। उन्होंने टाटा को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया। यह वह समय था जब भारतीय कंपनियों को वैश्विक मंच पर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। कोरस ग्रुप की खरीद 2007 में उनके साहसी फैसलों में से एक थी। यूरोप की इस विशाल स्टील कंपनी को खरीदना कोई आसान काम नहीं था। टाटा स्टील के लिए यह कदम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन रतन टाटा ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक भारतीय कंपनी भी विश्व स्तरीय अधिग्रहण कर सकती है। इसके बाद 2008 में रतन टाटा ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के उदय की घोषणा के समान था। हालांकि इसे लेकर भी कई लोगों ने संदेह जताया था, लेकिन रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व ने इसे सफल बना दिया। उन्होंने केवल कंपनियों का अधिग्रहण नहीं किया बल्कि उन्हें मुनाफे में भी तब्दील किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय कंपनियां किसी से कम नहीं हैं। रतन टाटा की सबसे बड़ी ताकत थी उनका धैर्य और संकल्प। उन्होंने बार बार यह साबित किया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, एक सच्चा नेता कभी हार नहीं मानता। रतन टाटा का जीवन इस बात का उदाहरण है कि धैर्य और संकल्प से असंभव भी संभव हो सकता है। 2009 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह उनकी सोच और जिद का नतीजा था कि हर भारतीय के पास एक कार होनी चाहिए। हालांकि यह परियोजना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने टाटा की इनोवेटिव सोच और भारतीय बाजार के लिए उनके दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल व्यावसायिक उन्नति हासिल की बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि टाटा समूह सिर्फ मुनाफे के लिए काम न करे बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई सामाजिक परियोजनाओं का भी समर्थन किया, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार आया, जो न केवल कंपनी की बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करता है। रतन टाटा की कहानी किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं है। शुरुआती दिनों में चुनौतियों का सामना करते हुए उनके साहसिक निर्णय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा समूह का विस्तार, ये सब दिखाता है कि असली सफलता संघर्ष और धैर्य के बाद ही मिलती है। रतन टाटा ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने उनसे सीखा और अपने संकल्प को और मजबूत किया। उनका धैर्य और निडर नेतृत्व आज उन्हें एक आदर्श
और प्रेरणा का प्रतीक बनाता है। इस कहानी को वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने पर दर्शक न केवल प्रेरित होंगे बल्कि यह समझेंगे कि सच्ची सफलता की यात्रा कैसी होती है। रतन टाटा की यह कहानी उनके संघर्षों और उपलब्धियों से भरी हुई है, जो हर किसी के लिए एक अनमोल प्रेरणा है। रतन टाटा का नाम सुनते ही जो सबसे पहला ख्याल आता है वह है एक सफल उद्योगपति, जिन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पक्ष भी है जो उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग और अनोखा बनाता है, उनकी समाज सेवा और इंसानियत के प्रति प्रतिबद्धता। टाटा साम्राज्य का नेतृत्व करते हुए रतन टाटा ने न केवल व्यावसायिक दुनिया में कामयाबी हासिल की, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए भी अधिक प्रयास किए। रतन टाटा के समाज सेवा की नींव उनके पूर्वजों से पड़ी थी, लेकिन उन्होंने इसे एक नए स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी संपत्ति और प्रभाव का उपयोग न केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, बल्कि समाज के उन हिस्सों को बेहतर करने के लिए जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किसी से छिपा नहीं है। रतन टाटा ने यह समझा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाया जाए। उन्होंने न केवल शिक्षण संस्थानों को दान दिया, बल्कि कई योजनाओं के तहत वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए फंड भी स्थापित किया। उन्होंने देश के प्रमुख संस्थानों जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को सहयोग दिया। उनकी सोच थी कि अगर देश के युवा शिक्षित होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिनका उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना था। उन्होंने देश के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों और मेडिकल कैंप्स का आयोजन करवाया। क्या आप जानते हैं कि टाटा समूह के जरिए उन्होंने करोड़ों की रकम ग्रामीण विकास के लिए दान की? रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के गांवों में भी बुनियादी सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली और शिक्षा पहुंच सके। उनका मानना था कि जब तक देश के गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक भारत का सही विकास नहीं हो सकता। रतन टाटा की सादगी और उनके अंदर की इंसानियत वह गुण था जो उन्हें न केवल एक सफल उद्योगपति बल्कि एक महान इंसान बनाती थी। उनके पास असीम दौलत होने के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी का जीवन चुना। रतन टाटा ने कभी भी अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी कार भी किसी लग्जरी गाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य कार थी। उनके कपड़े, उनकी जीवन शैली, सब कुछ उनकी विनम्रता और सादगी को दर्शाता है। उन्होंने हमेशा कहा कि संपत्ति का असली उपयोग तभी है जब उसका फायदा समाज के कमजोर तबके को मिले। जब 26 नवंबर के मुंबई हमलों के दौरान टाटा समूह के ताज होटल को निशाना बनाया गया था, उस भयानक हमले के बाद रतन टाटा ने न केवल ताज होटल को फिर से खड़ा किया, बल्कि उन सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों की भी देखभाल की जो इस त्रासदी में प्रभावित हुए थे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, उनके इलाज का खर्चा उठाया और उनके परिवारों को आर्थिक मदद दी। उनकी मानवीय दृष्टि और इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने ताज होटल के उन कर्मचारियों की मदद की जिन्होंने हमले के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों की जान बचाई। यह वह क्षण था जिसने रतन टाटा को सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक महान इंसान के रूप में स्थापित किया। असली सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में समर्पित हो। रतन टाटा का जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। यह यात्रा उनके व्यापारिक सफर से कहीं ज्यादा बड़ी है। उनका जीवन, उनकी सोच और उनका दृष्टिकोण एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में उभरे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उनकी अंतिम यात्रा और विरासत को समझने के लिए हमें उनके रिटायरमेंट और बाद के जीवन पर नजर डालनी होगी। 2012 में जब रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर होने की घोषणा की, ये एक युग के अंत की तरह था। दुनिया को लगा कि शायद अब वह आराम से अपने जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन रतन टाटा का जीवन सादगी और कर्तव्य निष्ठा से भरा हुआ है। रिटायरमेंट उनके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, न कि अंत। रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा पूरी तरह से सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उन्होंने अपने जीवन का यह हिस्सा समाज सेवा और नवाचारों को प्रोत्साहित करने में समर्पित किया। रिटायरमेंट के बाद वह न केवल टाटा ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, बल्कि
कई स्टार्टअप्स में निवेश किया और युवाओं के साथ काम करना शुरू किया। उनकी सादगी का एक और उदाहरण यह है कि उन्होंने हमेशा अपनी जीवन शैली को सामान्य रखा। मुंबई के एक साधारण से अपार्टमेंट में रहना और अपनी कार में घूमना, यही रतन टाटा की पहचान रही। उनके पास दौलत थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रिटायरमेंट के बाद का उनका जीवन एक ऐसे व्यक्ति का जीवन था जिसने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी सादगी और मानवीय मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। रतन टाटा की विरासत उनकी संपत्ति से नहीं, बल्कि उनके विचारों और समाज पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप से परिभाषित होती है। टाटा समूह के चेयरमैन के रूप में उनका योगदान अद्वितीय रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा योगदान उन्होंने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के रूप में दिया है। उनकी सबसे बड़ी विरासत है उनकी फिलॉसफी कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कंपनियों को समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। रतन टाटा ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी बहुत कुछ किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने कई सामाजिक और विकासशील परियोजनाओं को अंजाम दिया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। उनकी विरासत का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी इंसानियत। चाहे वह मुंबई के 26 नवंबर हमलों के बाद ताज होटल के कर्मचारियों की मदद हो, या फिर उन्होंने टाटा ग्रुप के छोटे से छोटे कर्मचारी की परवाह की, रतन टाटा ने हमेशा साबित किया कि वे एक इंसान पहले हैं और फिर एक उद्योगपति। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि असली महानता किसी के पद या संपत्ति में नहीं होती, बल्कि उनके कार्यों और उनके मूल्यों में होती है। उनके द्वारा बनाए गए मूल्य और उनके काम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बने रहेंगे। रतन टाटा की यात्रा सिर्फ एक उद्योगपति की सफलता की कहानी नहीं है, यह एक संवेदनशील और समर्पित इंसान की कहानी है, जिसने अपने जीवन को समाज और दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया। उनकी अंतिम यात्रा रिटायरमेंट के बाद भी समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बन गई है। रतन टाटा की विरासत और उनके द्वारा किए गए योगदान ने टाटा समूह को एक ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से समाज सेवा और व्यापार का मेल संभव हो सका। उन्होंने साबित किया कि व्यापार का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देना है। रतन टाटा का जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर डटे रहते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न हो, अगर इंसान अपने उद्देश्य और नैतिकता पर अडिग रहे तो वह न केवल सफल हो सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। रतन टाटा की कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने समाज और व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखा और एक अमिट विरासत छोड़ी जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। रतन टाटा की यह अद्वितीय कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची महानता क्या होती है और कैसे हम सभी अपने जीवन में उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकते हैं। दरअसल मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दरअसल 9 अक्टूबर 2024 को बुधवार की शाम में उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि उन्हें देश कभी भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक कई बड़े काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। रतन टाटा एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन देश को यह दर्द अब हमेशा रहेगा कि वह इस बार अस्पताल से नहीं लौट पाए और हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। आपको यह वीडियो कैसी लगी है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।